हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकस्मिक आईएएस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर 1857 के सिपोई मुतनी रिवोल्ट के बाद कौन कौन सी एक्ट लाया गया। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। और एक बात, ये वीडियो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों, आज पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1999। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके बाद अगस्त ऑफर भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942। इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। इसके बाद कैबिनेट मिशन इन 1946 एंड माउंटबेटन प्लेन 3 जून 1947, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, इस साल हमारा देश स्वाधीन हुआ था। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो पे कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे एंड तक और देखते रहिए वीडियो को। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। नीचे दिया हुआ है द एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे which were taken from them by चार्टर एक्ट ऑफ 1833। गाइस, इस अधिनियम ने मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया जो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा उनसे छीन ली गई थी। इसके बाद गवर्नर जनरल was given the right to exercise absolute veto power and issue ordinance which cloud remain in force for 6 months। गाइस, इसमें ये कहा गया है कि गवर्नर जनरल को पूर्ण वेटो पावर प्रयोग करने का अधिकार दिया गया और एक अध्यादेश जारी करे जो 6 महीने तक लागू रह सके। इसके बाद वाइसरॉय was given the power to make rules and orders for convenient transaction of business in council। Under this, Lord Canning introduced portfolio system which laid the foundation of cabinet system in India। इसके बाद a law member was added in the executive council of governor general। इसमें यह कहा गया है कि वाइसरॉय को पावर दिया गया कि वो अपने मर्जी से रूल्स और ऑर्डर्स बना सके। और इस लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम का भी इंट्रोड्यूस किया गया। जो ये लॉ मेंबर है, इसको ऐड किया गया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। दिस एक्ट enlarged the governor general's council by adding more non-official members। अब official majority was maintained, 5/2 of the new member were non-officials। इस अधिनियम ने अधिक गैर आधिकारिक सदस्यों को जोड़कर गवर्नर जनरल की परिषद को विस्तार किया। हालांकि आधिकारिक बहुमत कायम था, नए सदस्यों में से 5/2 गैर आधिकारिक भी थे, जिसको नॉन ऑफिशियल भी कहा जाता है। इसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बट द वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड। इट गेव द पावर ऑफ डिस्कशन द बजट। इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिद्धांत पेश किया गया, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इससे बजट पर चर्चा करने की शक्ति भी मिली। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। लॉर्ड मॉर्ले वाज द देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया and Lord Minto was the viceroy। Hence the act came to be known as Morley-Minto reforms। ये जो Morley-Minto reforms कहा जाता है, इसको दो लोगों को मिला के कहा जाता है, जिसे कि एक पर्सन का नाम है लॉर्ड मॉर्ले जो इंडिया का स्टेट सेक्रेटरी है, एंड और एक है जो है लॉर्ड मिंटो, वो इंडिया का वाइसरॉय है। इसके बाद द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट सेंटर एंड प्रोविंसेस वाज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। The members of Governor General's Council were increased from 16 to 60। इसमें यह कहा गया है कि जो सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंसेस था, इसमें मेंबर्स को इंक्रीज किया गया है, जैसे कि 16 से 60 तक इंक्रीज किया गया है। इसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर मुस्लिम्स, इंट्रोड्यूसिंग द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर मुस्लिम के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि वो लोग जानता है कि एक कंट्री को तोड़ने के लिए कंट्री के अंदर एकता, जिसको यूनिटी कहा जाता है, इसको तोड़ना पड़ेगा पहले। वो हमारी यहाँ रिलीजियस को सेपरेट करने से हो जाएगा। इसके बाद
Election were introduced in India for the first time. Indians were allowed in Executive Council of Viceroy. इसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian member to join Viceroy Executive Council. ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है वो became the first Indian member है जो ज्वाइन किया है वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हिसाब से। इससे पहले इंडिया के लोगों को कोई इतना बड़ा पद नहीं दिया गया है। फर्स्ट टाइम दिया गया है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के थ्रू दिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाता है। नेक्स्ट, काउंसिल्स वेर गिवन द राइट टू डिस्कस एनी मैटर, मूव resolutions on budget and ask questions with supplementary questions, but they did not have the right to vote. इसमें ये कहा गया है कि काउंसिल्स को राइट दिया गया है डिस्कस एनी मैटर, मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट एंड आस्क एनी क्वेश्चन विद सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस, बट इन लोगों को अभी तक वोट देने के लिए राइट नहीं दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट इन 1919। DRC was introduced at provincial levels, the rule of two executive councillors and ministers. 1919 में DRC इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि द रूल ऑफ टू एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स एंड मिनिस्टर्स। गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस was accountable to legislative council of state for transferred subjects but not for reserved subjects. All the functions of government were divided into center and state provinces. Provinces were given more autonomy and they could legislate on all subjects related to provinces. इसमें ये कहा गया है कि स्थानांतरण के लिए प्रांतों की सरकार राज्यों की विधान परिषद के प्रति जवाबदारी थी, विषय लेकिन बट रिजर्व सब्जेक्ट्स के लिए नहीं। गवर्नमेंट के सभी कार्यों को सेंटर एंड स्टेट में डिवाइड कर दिया गया और प्रोविंसेस को और अधिक ऑटोनॉमी दी गई और वो प्रोविंसेस से संबंधित सभी विषयों पर कानून बना सकते थे। इसके बाद बिकैमेरल लेजिस्लेचर was introduced at the center consisting council of state, जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है, एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसमें आप लोगों को दो प्रकार के काउंसिल दिखाई देगा। दोस्तों आज हम देखते हैं ना, एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक होता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ये जो दो प्रकार की गवर्नमेंट आया है ना, ये गवर्नमेंट पहली बार इस गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के थ्रू आया है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक बना है काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है और एक है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसके बाद इट रिक्वायर्ड 3 out of 6 members in Viceroy's Executive Council to be Indian except Commander in Chief. एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 सदस्यों में से 3 को भारतीय होना आवश्यक था, प्रमुख कमांडर, तभी आप लोगों को मेंबरशिप मिलेगा। यहाँ पर एक आ गया है। इसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इससे पहले कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 पे। ये भी आप लोग याद रखना, कभी कभी इसमें भी सवाल आता है। इसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम was continued for Muslims and it was also extended to Sikhs, Christians, Europeans and Anglo-Indians. इससे पहले इलेक्शन को 2 भागों में भाग किया था, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम। लेकिन इस एक्ट में मुस्लिम के साथ साथ सिख्स को भी, क्रिश्चियन को भी, यूरोपियंस को भी और एंग्लो इंडियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया। ये जो ब्रिटिशर्स था ना, ये हम लोगों को पूरी तरह से तोड़ने के लिए ट्राई कर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट पेज, दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर इलेक्टेड, नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स एंड नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स मेंबर। ये एक्ट इलेक्टेड करता था नॉमिनल ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी। इसके बाद लिमिटेड फ्रेंचाइजीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड टैक्स। भारत में पहली बार लिमिटेड फ्रेंचाइजीज किया गया है प्रॉपर्टी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर एंड टैक्सेशन के ऊपर। इसके बाद द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन which was established in 1926. ये जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये पहली बार कब इस्टेब्लिश किया गया है? ये इस्टेब्लिश किया गया है इन 1926. The persistent demand of administrative reforms led the British government to appoint a statutory commission in 1927, popularly known as Simon. इसमें यह कहा गया है कि प्रशासनिक सुधारों को लगातार मांग के कारण ब्रिटिश सरकार को
एक वैधानिक नियुक्ति करनी पड़ी जो कि 1927 में किया गया है, जिससे साइमन के नाम से जाना जाता है और जिसको साइमन कमीशन भी कहा जाता है। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935। गाइस, इस एक्ट में आज का जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारा चीज इंक्लूडेड किया गया है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 को हम आगे आने वाली वीडियो पे विस्तारित से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि बी कैबिनेट लेजिस्लेचर इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड असम। ये जो बी कैबिनेट लेजिस्लेचर है इसका मीनिंग होता है दिशादनीय विधायिका। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम फेडरल कोर्ट एट दिल्ली with a chief justice and not more than 6 judges in 1937 was established. इसके बाद communal representation, separate electorates, nomination provisions for women, labor class, Anglo-Indians, Muslims and depressed classes. यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पे 6 जजेस के ज्यादा जज नहीं होना चाहिए और यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया है वोमेन के लिए, लेबर क्लास के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, मुस्लिम्स के लिए एंड डिप्रेस्ड क्लास के लिए। नीचे दिया है ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड प्राइसली स्टेट एज यूनाइट्स। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अगस्त ऑफर, जिसको नेहरू ऑफर भी कहा जाता है। वाइसरॉय लिनलाइटगो इशू स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट on 8 अगस्त 1940 called as अगस्त ऑफर। ये वाइसरॉय जो है लिनलाइटगो, ये पहली बार 8 अगस्त 1940 में एक अगस्त ऑफर जारी किया गया क्योंकि इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे ये लोग सभी तंग आ चुके हैं ब्रिटिशर्स के प्रति। इसके बाद नेहरू के माध्यम से ये अगस्त ऑफर को जारी किया गया। इसके बाद लॉर्ड लाइनलिट को प्रोमिस दैट after the end of Second World War II, completely responsible government on Dominion model would be established in India. ये वाइसरॉय प्रॉमिस किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। इसके बाद it recognized the rights of Indians to make their constitution for the first time as it stated that a constitution making body would be created. इसने सबसे पहले भारतीयों के अपना संविधान बनाने का अधिकार को मान्यता दी और समय जैसा कि इसमें कहा गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बना दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इन 1942। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द कोलिशन गवर्नमेंट इन इंग्लैंड सेंट सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, a member of the cabinet, in March 1942 with a draft declaration which were to be adopted while framing a constitution acceptable to the two major parties in India, Congress and Muslim League. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया इन मार्च 1942 में और ये आके एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन बनाया है जिसमें और वो बनाया गया है टू मेजर पार्टीज इन इंडिया, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के ऊपर। इसके बाद द प्रोपोजल प्रोवाइडेड फॉर एन इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ ऑल ब्रिटिश प्रोविंसेस इन इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स एंड ए डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एज ए पार्टिसिपेंट टू द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इसमें यह कहा गया है कि प्रस्ताव में एक भारतीय संघ का प्रावधान किया गया और जिसमें इंडिया ब्रिटिश प्रोविंसेस के भागीदारी के रूप में भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्लेमेंट एटली ने अनाउंसमेंट किया गया है 15 मार्च 1946 में। वो क्या अनाउंसमेंट किया है वो जरा देखते हैं। एक क्लेमेंट एटली का पूरा नाम है लॉर्ड क्लेमेंट एटली मेड ए हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट ऑन 15 मार्च 1946 that Britain was ready to provide freedom to India after transferring power into responsible hands not late than June 1948. All minorities' interest will be secured. It announced that cabinet mission was to visit India to assist Indians to determine a suitable form of government. इसमें क्लेमेंट एटली ने 1946 में 15 मार्च को
ये कहा गया है कि हम रेडी है इंडिया को फ्रीडम देने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। All party meet on 15 June 1945 at Shimla, where 22 representatives participate under अब्दुल कलाम आजाद। इस शिमला कॉन्फ्रेंस में जो पार्टी बनाया गया था वे सब पार्टी को इनवाइट किया गया है, जो कि 25 जून 1945 में हुआ था शिमला में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद होता है कैबिनेट मिशन 1946 में। ये जो कैबिनेट मिशन है ये एक बहुत बड़ा मिशन हुआ था उस टाइम पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान वाज टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स फॉर द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया एंड टू सजेस्ट measures taken for the formation of a constitution making machinery and the issue of interim government. Commission to inquiry into and report on the working of government of India Act 1919 which submitted its report in 1930. इस कैबिनेट मिशन में ये कहा गया है कि हमें पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए एंड और कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे हिसाब से फॉर्मेशन करने के लिए भी परमिशन चाहिए। इसके बाद कहा गया कमीशन टू इंक्वायरी इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 व्हिच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। इसके बाद कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1919 को कामकाज के जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद द रिपोर्ट वाज कंसीडर्ड बाय ए सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लंदन बिटवीन डोमिनियन स्टेट्स कॉन्सेप्ट इज डेट एज डोरनेल Jawaharlal Nehru 1932 and the white paper on constitutional reform was prepared as a result of the conference which was passed as Government of India Act 1935। लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें डोमिनियन स्टेटस के मांग की गई। इसके बाद कैबिनेट मिशन कंप्राइजिंग लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर अलेक्जेंडर अराइव इन इंडिया ऑन 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड शामिल है। क्रिप्स और मिस्टर अलेक्जेंडर 24 मार्च 1946 में भारत आया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट को हम सेपरेट से एक वीडियो बनाएंगे, हम उस वीडियो पे डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947। लॉर्ड माउंटबेटन came up with a partition plan known as Lord Mountbatten Plan 3 June 1947 due to the Muslim League agitation for separate country। Lord Mountbatten को 1947 के 3 जून में बुलाया गया क्योंकि पार्टीशन के लिए यानी कि सेपरेट कंट्री के लिए। इसके बाद on 20 February 1947 Clement Attlee declared that British rule in India would end by 30 June 1948, but after Mountbatten Plan, which put forward a plan for a united Hindustan and Pakistan, which was accepted by Congress and Muslim League, immediate effect was given to Mountbatten Plan by enacting the Indian Independence Act of 1947। 1947 के 20 फरवरी को क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हो चुका है 1948 30 जून में। But after Mountbatten Plan, which put forward a plan for a united Hindustan and Pakistan, was accepted by कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लागू करके माउंटबेटन योजना को तत्काल प्रभाव दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चेंज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, आप पढ़ भी सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एबोलिशंस ऑफ द सोवरेनिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके बाद क्राउन नो लॉन्गर रिमेनेड द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। इसके बाद गवर्नर जनरल एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स टू एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स। जो गवर्नर जनरल या प्रोविंशियल गवर्नर्स था वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी था। इसके बाद सोवरेन ऑफ द डोमिनियन लेजिस्लेचर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फाइनली हम आ चुके हैं हमारा देश को स्वाधीन करने के लिए इन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947।
इस साल क्या हुआ गाइस, हमारा देश स्वाधीन हुआ था। तो मुद्दे पे आते हैं। ऑन द 15 अगस्त 1947 at midnight British rule came to end and two new dominion took powers in their hands for their respective territories. Lord Mountbatten became first Governor General of Dominion of India with Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister. 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट के वक्त ब्रिटिश रूल का द एंड कर दिया गया। इसके साथ साथ टू न्यू डोमिनियंस बनाया गया, एक है हिंदुस्तान और एक है पाकिस्तान। ये दोनों डोमिनियंस बनाया गया कब, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आता है हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया, तो आप लिखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया। इसके साथ साथ वीडियो को द एंड करते हैं। अगर गाइस आप अभी तक ये आकस्मिक आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आकस्मिक आईएएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको फ्री में इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।